कक्षा 11 के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों से चैप्टर नंबर 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले की तरह इसे भी हमने 2 भागों में बांट रखा है। तो हम प्रथम भाग में अभी जो चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप देखें संविधान का राजनीतिक दर्शन। हर बार की तरह हम उसके परिचय के संदर्भ में आते हैं कि आखिरकार अभी तक हमने संविधान के कुछ मुख्य प्रावधानों का अध्ययन किया। इसके पहले तक जाना कि 70 वर्षों में इन प्रावधानों में कैसे काम किया। हमने इस बात का भी अध्ययन किया कि संविधान कैसे बना। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल उठता है कि ब्रिटिश शासन से आज़ादी हासिल करने के बाद राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के नेताओं ने संविधान को अंगीकार करने की जरूरत क्यों महसूस की? तथ्यात्मक आंकड़ों को हमने एनसीईआरटी से लिया है सारी चीज़ें। इसके लिए हम उनके आभारी हैं और इसका श्रेय हम उन्हें देते हैं। उन्होंने खुद को और आने वाली पीढ़ियों को संविधान से बांधने का फैसला किया। बार बार आपका सामना संविधान सभा की बहसों से हुआ है। अभी इसके पहले यह पूछा जा सकता है कि संविधान के अध्ययन के सिलसिले में संविधान सभा की बहसों की गहरी परीक्षा करना क्यों जरूरी है। इस अध्याय में सबसे पहले इसी प्रश्न का उत्तर खोजा जाएगा। दूसरे, यह प्रश्न पूछना भी जरूरी है कि हमने जो संविधान अपनाया है वह कैसा है। इस संविधान के सहारे हम किन उद्देश्यों को पाना चाहते हैं? क्या इन उद्देश्यों के साथ कोई नीति बोध जुड़ा हुआ है? और अगर ऐसा है तो यह नीति बोध स्वयं में क्या है? हमारे संविधान के पीछे कौन सी नैतिक दृष्टि काम कर रही है? इस दृष्टि की मजबूती और सीमाएं क्या है? इसी के अनुसार संविधान की सफलता और कमजोरियां क्या है? इन प्रश्न के उत्तर खोजने के क्रम में हम अपने संविधान के दर्शन को जानने की कोशिश करेंगे। वह प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, उन पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। संविधान के अंतर्निहित दर्शन को समझना क्यों जरूरी है? नंबर 2, भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषताएं क्या हैं? नंबर 3, इस संविधान की आलोचनाएं क्या हैं? नंबर 4, इस संविधान की सीमाएं क्या हैं? सामान्यतः विद्यार्थी आलोचना की जब बात आती है तो केवल उसमें कमियां, खामियां ही समझ पाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आलोचना का अभिप्राय गुण दोषों दोनों का अध्ययन करना और उसकी बेहतर प्रस्तुति करना। इस संविधान की आलोचना जब भी हम करेंगे तो उसके गुण और दोष, लाभ और हानि, प्रत्येक परिस्थितियों का आकलन करते हैं। आगे देखें आप, इन 4 विषय बिंदुओं के तहत हम संविधान का राजनीतिक दर्शन प्रमुख रूप से पूर्ण करेंगे। अब आप देखें आगे, संविधान के दर्शन का क्या आशय है? कुछ लोग मानते हैं कि संविधान सिर्फ कानूनों से बनता है। कानून एक बात है, मूल्य और नैतिकता बिल्कुल ही अलग बात। इसलिए संविधान के प्रति केवल कानूनी नजरिया अपनाया जा सकता है, न कि नैतिक या राजनीतिक दर्शन का नजरिया। यह सच है कि हर कानून में नैतिक तत्व नहीं होता, किंतु बहुत से कानून ऐसे हैं जिनका हमारे मूल्यों और आदर्शों से गहरा संबंध है। जैसे
कोई कानून भाषा अथवा धर्म के आधार पर व्यक्तियों के बीच भेदभाव की मनाही कर सकता है। इस तरह का कानून समानता के विचार से जुड़ा है। यह कानून इसलिए बना है क्योंकि हम लोग समानता को मूल्यवान मानते हैं। कानून और नैतिक मूल्यों के बीच गहरा संबंध है। इसी कारण संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में देखना जरूरी है जिसके पीछे एक नैतिक दृष्टि काम कर रही है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नजरिया अपनाने की जरूरत है। संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन के नजरिए से हमारा क्या आशय है? 3 बातों को इसमें शामिल किया जा सकता है। पहली बात, संविधान कुछ अवधारणाओं के आधार पर बना है। इन अवधारणाओं की व्याख्या हमारे लिए जरूरी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि हम संविधान में व्यवहार किए गए पदों जैसे अधिकार, नागरिकता, अल्पसंख्यक अथवा लोकतंत्र के संभावित अर्थ के बारे में सवाल करें। इसके अतिरिक्त हमारे सामने एक ऐसे समाज और शासन व्यवस्था की तस्वीर साफ साफ होनी चाहिए जो संविधान की बुनियादी अवधारणाओं की हमारी व्याख्या से मेल खाती है। संविधान का निर्माण जिन आदर्शों की बुनियाद पर हुआ है उन पर हमारी गहरी पकड़ होनी चाहिए। इस सिलसिले में हमारी अंतिम बात यह है कि भारतीय संविधान को संविधान सभा की बहसों के साथ जोड़कर पढ़ा जाना चाहिए। सैद्धांतिक रूप से हम बता सकें कि आदर्श कहाँ तक और क्यों ठीक है तथा उनमें कौन से सुधार किए जा सकते हैं। किसी मूल्य को अगर हम संविधान की बुनियाद बनाते हैं तो हमारे लिए यह बताना जरूरी हो जाता है कि यह मूल्य सही और सुसंगत क्यों है। इसके बगैर संविधान के निर्माण में किसी मूल्य को आधार बनाना एकदम अधूरा कहा जाएगा। संविधान के निर्माताओं ने जब भारतीय समाज और राज्य व्यवस्था को अन्य मूल्यों के बदले किसी खास मूल्य समूह से दिशा निर्देशित करने का फैसला किया तो ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि उनके पास इस मूल्य समूह को जायज़ ठहराने के लिए कुछ तर्क मौजूद थे। भले ही इनमें से बहुत से तर्क पूरी तरह से स्पष्ट न हो। चाहे संविधान निर्माताओं के तर्क कितने भी कच्चे और अनगढ़ क्यों न हो, यह कल्पना करना मुश्किल है कि संविधान में अंतर्निहित मूल्यों को जायज़ ठहराने के लिए उनके पास तर्क नहीं थे। संविधान के अंतर्निहित नैतिक मूल्यों को जानने, उसके दावे के मूल्यांकन के लिए संविधान के प्रति राजनीतिक दर्शन का नज़रिया अपनाने की ज़रूरत है। ऐसा करना इस वजह से भी ज़रूरी है ताकि हम अपनी शासन व्यवस्था के बुनियादी मूल्यों की अलग व्याख्याओं को एक कसौटी पर जांच सकें। यह बात स्पष्ट है कि आज संविधान के बहुत से आदर्शों को चुनौती मिल रही है। इन आदर्शों को संविधान में सूखे हुए फूलों की भांति सिर्फ रखभर नहीं दिया गया, बल्कि इन पर बार बार अदालतों में जीरा होती है। ये हमारे राजनीतिक जीवन के अभिन्न अंग हैं। इन पर विविध राजनीतिक हल को विधायिका, राजनीतिक दल, मीडिया समूह, स्कूल तथा विश्वविद्यालयों में विचार विमर्श होता है, बहस चलती है, इन पर सवाल उठाए जाते हैं। इन आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाती है। कभी कभी अल्पकालिक क्षुद्र स्वार्थों के लिए इनके साथ चालबाजी भी की जाती है। इसी कारण से इस बात की परीक्षा की जरूरत पैदा होती है कि संविधान के आदर्शों
और अन्य हलकों में इन आदर्शों के अभिव्यक्ति के बीच कहीं कोई गंभीर खाई तो नहीं। हम इस बारे में आगे बढ़ें इससे पहले हम जापान का उदाहरण लेते हैं कि वहाँ के संविधान में वे कौन से तत्व हैं जिनको प्रमुखता से लिया गया। यह सामान्य तौर पे प्रत्येक विद्यार्थी जाने और समझें कि संविधान के निर्माण के समय उसके पूर्व की विभिन्न घटनाओं या वह विभिन्न प्रमुख बातों का असर अनिवार्य रूप से पड़ता है। देखिए आप, सन 1947 के जापान संविधान को बोलचाल में शांति संविधान कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का वह कौन सा संविधान है जिसे शांति संविधान कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? जापानी संविधान। इसकी प्रस्तावना में कहा गया है, हम जापान के लोग हमेशा के लिए शांति की कामना करते हैं और हम लोग मानवीय रिश्तों का नियंत्रण करने वाले उच्च आदर्शों के प्रति सचेत हैं। जापान के संविधान का दर्शन शांति पर आधारित है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 में कहा गया है, क्या कहा गया है आप इसको देखें। न्याय और सुसंगत व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की ईमानदारी से कामना करते हुए जापान के लोग राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए धमकी अथवा बल प्रयोग से सदा सदा के लिए दूर रहेंगे। ये प्रमुख चीज़ देखें, इन्होंने अपने संविधान के आर्टिकल नंबर 9 में ही इस बात का उल्लेख कर रखा है, जो सामान्य बात नहीं है। देख सकते हैं आप, न्याय, फिर से देखें, न्याय और सुसंगत व्यवस्था पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति की ईमानदारी से कामना करते हुए जापान के लोग राष्ट्र के संप्रभु अधिकार के रूप में प्रतिष्ठित युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के लिए धमकी अथवा बल प्रयोग से सदा सर्वदा के लिए दूर रहेंगे। आर्टिकल नंबर 9 के लक्ष्यों को पूरा करने की बात ध्यान में रखते हुए जमीनी सेना, नौसेना और वायुसेना तथा युद्ध के अन्य साजो सामान कभी भी नहीं रखे जाएंगे। इससे पता चलता है कि संविधान निर्माण के समय की परिस्थितियां किस तरह संविधान निर्माताओं के सोच पर छाई रहती हैं। आपने देखा होगा इसके पहले कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी करके किस प्रकार से जापान को अकल्पनीय क्षति पहुंचाई थी, जिसका अब भी असर है। आगे देखें आप, कभी कभी विभिन्न संस्थाएं एक ही आदर्श की व्याख्या अलग अलग ढंग से करती हैं। हमें इन व्याख्याओं की आपसी तुलना की जरूरत पड़ती है। संविधान के आदर्श अपने आप में परम न सही परंतु हैसियत के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मूल्यों या आदर्शों की व्याख्या अलग अलग ढंग से की जाए तो इन व्याख्याओं के बीच विरोध पैदा होता है। यह जांचने की जरूरत, देखें विद्यार्थी, यह जांचने की जरूरत आ पड़ती है कि कौन सी व्याख्या सही है। इस जांच परख में संविधान के आदर्शों का इस्तेमाल एक कसौटी के रूप में होना चाहिए। इस लिहाज से हमारा संविधान एक पंच की भूमिका निभा सकता है। संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का साधन। पहले ही अध्याय में हमने संविधान के अर्थ और एक अच्छे संविधान की जरूरत के बारे में आप लोगों को बताया है। इस बात पर व्यापक सहमति है कि संविधान को अंगीकार करने का एक बड़ा कारण है सत्ता को निरंकुश होने से रोकना। आधुनिक राज्य अति की हद तक ताकतवर हैं। बल प्रयोग और दंड शक्ति पर राज्य का एकाधिकार माना जाता है। यदि ऐसे राज्य की संस्थाएं गलत हाथों में पड़ जाएं तो क्या होगा?
भले ही इन संस्थाओं का निर्माण हमारी सुरक्षा और भलाई के लिए किया गया था, परंतु ये बड़ी आसानी से हमारे ही विरुद्ध काम कर सकती है। राज्य की शक्ति का दुनिया भर का अनुभव बताता है कि अधिकांश राज्य कुछ व्यक्ति अथवा समूहों के हित को नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो हमें सत्ता के खेल के नियमों को इस तरह बनाना चाहिए कि राज्य की इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। संविधान ये बुनियादी नियम प्रदान करता है और राज्य को निरंकुश बनने से रोकता है। संविधान हमें गहरे सामाजिक बदलाव के लिए शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक साधन भी प्रदान करता है। इन सब के अतिरिक्त औपनिवेशिक दास्ता में रहे लोगों के लिए संविधान राजनीतिक आत्मनिर्णय का उद्घोष है और इसका पहला वास्तविक अनुभव भी। जवाहरलाल नेहरू इन दोनों बातों को अच्छी तरह समझते थे। उनका कहना था कि संविधान सभा की मांग पूर्ण आत्मनिर्णय की सामूहिक मांग का प्रतिरूप है, क्योंकि हमें सिर्फ भारतीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों से बनी संविधान सभा को ही बगैर बाहरी हस्तक्षेप के भारतीय संविधान बनाने का अधिकार है। दूसरे, नेहरू की दलील थी कि संविधान सभा सिर्फ जनप्रतिनिधियों अथवा योग्य वकीलों का जमावड़ा भर नहीं है, बल्कि यह स्वयं में राह पर चल पड़ा एक राष्ट्र है जो अपने अतीत के राजनीतिक और सामाजिक ढांचे के खोल से निकलकर अपने बनाए गए आवरण को पहनने की तैयारी कर रहा है। भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ। इस नजरिए में संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांत को पूरी तरह से बदलकर रख देने की क्षमता है। इस नजरिए के अनुसार संविधान की मौजूदगी सत्तासीन लोगों की शक्ति पर, देखें आप, सत्तासीन लोगों की शक्ति पर अंकुश ही नहीं लगाती, बल्कि जो लोग परंपरागत तौर पर सत्ता से दूर हैं उनका सशक्तिकरण भी करती है। संविधान कमज़ोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप में हासिल करने की ताकत देता है। संविधान की ओर मुड़कर क्यों देखें? आप देखें, पीछे क्यों मुड़े? अपने को अतीत से क्यों बात करके? कानून और राजनीतिक विचारों के इतिहासकार के लिए यह बात ठीक हो सकती है कि वह पीछे मुड़कर देखें कि कानूनी और राजनीतिक विचारों का आधार कहाँ छुपा है। किंतु राजनीति के विद्यार्थी के लिए संविधान निर्माताओं के सरोकार और मंशा को जानना क्यों जरूरी है? क्यों नहीं बदली हुई स्थितियों पर गौर किया जाए? इस बात की नई परिभाषा बनाई जाए कि संविधान किन किन बातों में सही गलत का फैसला दे सकता है। अमेरिका का उदाहरण लें, वहाँ संविधान 18वीं सदी के उत्तरार्ध में लिखा गया। देखिए, दो शब्द आता है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, अर्थात आधे से पहले पूर्वार्ध और आधे से बाद उत्तरार्ध। इसके लिए और भी बता दें, जैसे हम दिशाओं की बात करते हैं तो पहले हम पूरब की बात करते हैं, पहले उत्तर की बात बाद में आती है, सबसे पहले पूरब। इस प्रकार से आप देख लें कि उत्तरार्ध उस युग के मूल्य और मानक का इतिहास है। 21वीं सदी में करना बेतुका कहा जाएगा। बहरहाल हिंदुस्तान की स्थिति अलग है। यहाँ संविधान निर्माताओं के समय जो स्थिति थी, हम लोग आज जिन स्थितियों में रहते हैं उनमें कोई क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया है। मूल्यों, आदर्शों और अवधारणाओं के लिहाज से हम लोग संविधान सभा की सोच और समय से अलग नहीं हो पाए। हमारे संविधान के इतिहास अब भी हमारे वर्तमान का इतिहास है। दोनों चीज़ देख लें आप।
यहाँ भी इतिहास की बात आ रही, यहाँ भी इतिहास की बात है। अर्थात जिस समय हमारा संविधान बना उसके इतिहास की स्थिति क्या थी और उसके आधार पर हमारे संविधान का निर्माण हुआ, और लगभग वही स्थिति हमारे वर्तमान की है। इस कारण से हमारी जो संवैधानिक पृष्ठभूमि है, अब हमारा संविधान है, वह लगभग एक ही स्थितियों में है समय। अब देखिए आप, इसके पहले आपने अध्याय 2 और 7 में दिए गए संविधान सभा की बहसों के उदाहरणों को पढ़ा था। क्या आप मानते हैं कि इन अंशों में दिए गए तर्क आज के समय में प्रासंगिक हैं? क्यों? इस पर विद्यार्थी विचार करेंगे। हो सकता है कि हमारे कानूनी और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव के पीछे जो असली बात है हमने उसे भुला दिया हो। कालक्रम में हमने उन्हें स्वाभाविक मान लिया हो। हमारे बहुत से कानूनी और राजनीतिक व्यवहारों के पीछे जो असली बात है वह पृष्ठभूमि में चली गई हो या हमारी चेतना के पर्दे से उतर गई हो। भले ही वही बात पहले हमारे व्यवहार बर्ताव की बुनियाद के रूप में स्वीकार की गई हो। जब तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे तब तक भूले रहना हानिकारक नहीं होता, लेकिन जब संवैधानिक व्यवहार बर्ताव को चुनौती मिले, खतरा मंडराए या उपेक्षा हो, तब इन पर अपनी पकड़ बनाए रखना जरूरी हो जाता है। ऐसे में इन व्यवहारों बर्तावों के मूल्य और अर्थ को समझने के लिए संविधान सभा की बहसों को मुड़कर देखने के सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं रहता। संभव है इस क्रम में हमें और पीछे यानी औपनिवेशिक भारत में जाकर पड़ताल करनी पड़े। औपनिवेशिक फिर से आप जान लें, आज़ादी के पहले का भारत जिसके ऊपर नियंत्रण ब्रिटिश हुकूमत का था। इसलिए अपने संविधान के मूल में निहित राजनीतिक दर्शन को बार बार याद करना, उससे टटोलना हमारे लिए जरूरी है। हमारे संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है, यह देखिए आप। इस दर्शन को एक शब्द में बताना कठिन है। हमारा संविधान किसी एक शीर्षक में अटने से इनकार करता है, क्योंकि यह उदारवादी, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, संघवादी, सामुदायिक जीवन मूल्यों का हामी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से अधिकार वंचित वर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनात्मक, एक सर्वसामान्य राष्ट्रीय पहचान बनाने को प्रतिबद्ध संविधान है। संक्षेप में यह संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय तथा एक किस्म की राष्ट्रीय एकता के लिए प्रतिबद्ध है। इन सबके साथ एक बुनियादी चीज और है, संविधान का जोर इस बात पर है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए। एक कार्टून है, देख सकते हैं आप, बहुत सारे इसमें खिलाड़ी हैं, लेकिन यहाँ देखें आप, ये एम्पायर की भूमिका में डेमोक्रेसी को दर्शाया गया है। अर्थात जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वे अपना खेल खेल सकते हैं, लेकिन निर्णय कौन करता है? ये डेमोक्रेसी रूपी अंपायर, अर्थात लोकतंत्र हमारे यहाँ सर्वोपरि है। इस खेल के मैदान में हर विचार को दौड़ लगाने की छूट है, लेकिन अंपायर क्या है? लोकतंत्र है। यहाँ देखिए आप, व्यक्ति की स्वतंत्रता। संविधान के बारे में गौर करने वाली पहली बात है कि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता किसी चमत्कार के रूप में मेज के इर्द गिर्द चुपचाप बैठकर चिंतन मनन करने से नहीं आई। यह प्रतिबद्धता लगभग एक सदी तक निरंतर चली बौद्धिक और राजनीतिक गतिविधियों का परिणाम है। 19वीं सदी के शुरुआती समय में ही राम मोहन राय ने प्रेस की आज़ादी की काट छाट का विरोध किया था। अंग्रेजी सरकार प्रेस की आज़ादी पर प्रतिबंध लगा रही थी। राम मोहन राय का तर्क था कि जो राज्य व्यक्ति की ज़रूरतों का ख्याल रखता है उसे चाहिए कि वह व्यक्ति को अपनी ज़रूरतों की अभिव्यक्ति का साधन प्रदान करे।
इसलिए राज्य के लिए जरूरी है कि वह प्रकाशन की असीमित आज़ादी प्रदान करें। पूरे ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय प्रेस की आज़ादी की मांग निरंतर उठाते रहे। आश्चर्य नहीं कि आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये महत्वपूर्ण बिंदु है, विद्यार्थी ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 अर्थात आर्टिकल नंबर 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। कहाँ पर? हमारे संविधान में, भारतीय संविधान। और इसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही ये विभिन्न समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक चैनल जो आपको न्यूज़ दिखाते हैं और आकाशवाणी इत्यादि, यह सब, या आपने देखा होगा सभाओं में लोगों का संबोधन करना, ये सब चीज़ें आर्टिकल नंबर 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत ही कोई भी भारत का नागरिक उसका इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह मनमानी गिरफ्तारी के विरुद्ध हमें स्वतंत्रता प्रदान की गई है। आखिर कुख्यात रोलेट एक्ट ने हमारी इस स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने इसके विरुद्ध जमकर लोहा लिया। इसके अतिरिक्त अन्य वैयक्तिक स्वतंत्रताएं, मसलन अंतरात्मा का अधिकार, उदारवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का चरित्र मजबूत उदारवादी बुनियाद पर प्रतिष्ठित है। मौलिक अधिकारों से संबंधित अध्याय में जहाँ पे आपने देखा आर्टिकल नंबर 14 से लेकर के आर्टिकल नंबर 32, इन सब चीज़ों को विद्यार्थी के सामने बार बार इसलिए रखा जाता है ताकि वे इसे भूलें नहीं। यह अध्ययन की दृष्टि से भी उपयुक्त है और एक भारतीय नागरिक होने के नाते भी उपयुक्त है कि उन्हें अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी रहे, तभी वे उन मौलिक अधिकारों का उपयोग काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकते हैं। भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता को कितना महत्व देता है, यहाँ इस बात को भी हम याद करें। संविधान को अंगीकार करने के 40 वर्ष पहले भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्येक प्रस्ताव, योजना, विधेयक और रिपोर्ट में व्यक्ति की स्वतंत्रता की चर्चा रहती थी। इसे यूं ही लिखने भर के लिए नहीं लिखा जाता, बल्कि इसे एक ऐसा मूल्य माना जाता था जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता। सामाजिक न्याय। जब भारतीय संविधान को उदारवादी कहा जाता है तो इसका अर्थ इतना भर नहीं होता कि यह संविधान यूरोपीय शास्त्रीय परंपरा के अर्थ में उदारवादी है। राजनीतिक सिद्धांत की अपनी किताब में आप उदारवाद के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे उसको। शास्त्रीय उदारवाद, हालांकि हम आपको उसके संदर्भ में भी बताएंगे, उसकी भी वीडियो आपको जारी करेंगे। शास्त्रीय उदारवाद सामाजिक न्याय और सामुदायिक जीवन मूल्यों के ऊपर हमेशा व्यक्ति को तरजीह देता है। भारतीय संविधान का उदारवाद इससे दो मायने में अलग है। पहली बात तो यह कि हमारा संविधान सामाजिक न्याय से जुड़ा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का प्रावधान इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। संविधान निर्माताओं का विश्वास था कि मात्र समता का अधिकार दे देना इन वर्गों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय से मुक्ति के लिए अथवा इनके मताधिकार को वास्तविक अर्थ देने के लिए काफ़ी नहीं है। इन वर्गों के हितों को बढ़ावा देने के लिए विशेष संवैधानिक उपायों की जरूरत थी। इस कारण संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हितों की रक्षा के लिए बहुत से विशेष उपाय किए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए विधायिका में सीटों का आरक्षण, संविधान के विशेष प्रावधानों के कारण सरकारी नौकरियों में इन वर्गों को आरक्षण देना संभव हो पाया। अब यहाँ समझिए आप कि व्यक्ति स्वतंत्रता का अंश है क्या। व्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों की सांस्कृतिक और शैक्षिक उद्धार, सार्वजनिक स्थल पर बराबरी की पहुँच, अल्पसंख्यकों के विविधता और अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। संविधान का उदारवादी सामुदायिक जीवन मूल्यों का पक्षधर है। भारतीय संविधान समुदायों के बीच बराबरी के रिश्ते को बढ़ावा देता है।
हमारे देश में ऐसा करना आसान नहीं था, क्योंकि समुदायों के बीच अक्सर बराबरी का रिश्ता नहीं होता। समुदायों के बीच एक दूसरे के साथ अक्सर ऊंच नीच का रिश्ता होता है, जैसा कि हम जात के मामले में देखते हैं। आगे बढ़ें इससे पहले उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ भी अपना ध्यान देते हैं। देखें आप कि हम पढ़कर भारतीय उदारवाद की दो धाराएं हैं। पहली धारा की शुरुआत राम मोहन राय से होती है। उन्होंने व्यक्ति के अधिकारों पर जोर दिया, खासकर महिलाओं के अधिकार पर। दूसरी धारा में स्वामी विवेकानंद, केसी सेन और जस्टिस रानाडे जैसे चिंतक शामिल हैं। इन चिंतकों ने पुरातनी हिंदू धर्म के दायरे में सामाजिक न्याय का जज्बा जगाएगा। विवेकानंद के लिए हिंदू समाज की ऐसी पुनर्रचना कर पाना उदारवादी सिद्धांतों के बगैर संभव न होता। ये पुनर्रचना विद्यार्थी ध्यान रखेंगे, इसी तरह से लिखेंगे, सही यही है। ये बातें दी डिफेंस ऑफ लिबरलिज्म, बॉम्बे, एशिया पब्लिक हाउस 1962 में इसका उल्लेख है। अभी आप देखें, संविधान निर्माताओं के सामने इस बात की कठिन चुनौती थी, ऊंच नीच अथवा गहरी प्रतिद्वंदिता की मौजूदा स्थिति के बीच समुदायों में बराबरी का रिश्ता कैसे कायम किया जाए, समुदायों को उदार कैसे बनाया जाए। समुदाय को मान्यता न देकर इस समस्या का समाधान आसानी से किया जा सकता था। अधिकांश पश्चिमी राष्ट्रों के उदारवादी संविधान में ऐसा ही किया गया है, लेकिन ऐसा करना न तो अपने देश में कारगर होता और न ही वांछनीय। इसका कारण यह नहीं है कि भारतीय लोगों की तुलना में समुदायों से कहीं ज़्यादा जुड़े हैं। हर जगह के व्यक्ति सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े होते हैं। ऐसे हर समुदाय की अपनी परंपरा, मूल्य, रीति रिवाज तथा भाषा होती है। समुदाय का सदस्य इसमें भागीदार होता है। जैसे फ्रांस और जर्मनी में व्यक्ति भाषाई समुदाय का सदस्य होता है, इससे वह बड़ी गहराई से जुड़ा होता है। हम लोग सामुदायिक जीवन मूल्यों को ज़्यादा खुले तौर पर स्वीकार करते हैं। यही बात हमें खास बनाती है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में अनेक सांस्कृतिक समुदाय हैं। जर्मनी अथवा फ्रांस के विपरीत भारत में बहुत से भाषाई और धार्मिक समुदाय हैं। कोई समुदाय दूसरे पर प्रभुत्व न जमाए, इस बात को सुनिश्चित करना जरूरी था। इसी कारण हमारे संविधान के लिए समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देना जरूरी हो गया। ऐसे ही अधिकारों में से एक है धार्मिक समुदायों का अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित करने और चलाने का अधिकार। ऐसी संस्थाओं को सरकार धन दे सकती है। इस प्रावधान से पता चलता है कि भारतीय संविधान धर्म को सिर्फ व्यक्ति का निजी मामला नहीं मानता। धर्मनिरपेक्षता माना जाता है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को निजी मामला के रूप में स्वीकार करते हैं। कहने का अर्थ यह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म को आधिकारिक अथवा सार्वजनिक मान्यता नहीं प्रदान करते। क्या इसका अर्थ यह हुआ कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष क्यों है? धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष पर अलग से विद्यार्थियों से विस्तार में चर्चा करेंगे। वास्तव में धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, पहले भी हमने बताया कि किसी भी एक केंद्र पर पहुंचने के लिए अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर बात की जाती है। हाँ, यह भी है कि मुख्य धारा की पश्चिमी धारणा में व्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्ति की नागरिकता से संबंधित अधिकारों की रक्षा के लिए धर्म निरपेक्षता को धर्म और राज्य के पारस्परिक निषेध के रूप में देखा गया है। इसके बारे में आप राजनीतिक सिद्धांत में विस्तार से पढ़ेंगे। पारस्परिक निषेध शब्द का अर्थ होता है धर्म और राज्य दोनों एक दूसरे के अंदरूनी मामलों से दूर रहेंगे।
राज्य के लिए जरूरी है कि वह धर्म के क्षेत्र में हस्तक्षेप न करे। ठीक इसी तरह धर्म को चाहिए कि वह राज्य की नीति में दखल न दे, न ही राज्य संचालन को प्रभावित करे। दूसरे शब्दों में पारस्परिक निषेध का अर्थ है कि धर्म और राज्य परस्पर एकदम अलग होने चाहिए। धर्म और राज्य को एकदम अलग रखने के इस मुख्यधारा के नजरिए का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा। जो राज्य संगठित धर्म को समर्थन देता है वह पहले से ही मजबूत धर्म को और ताकतवर बनाता है। जब धार्मिक संगठन व्यक्ति के धार्मिक जीवन का नियंत्रण करने लगते हैं, जब वे यह तक बताने लगे कि किसी व्यक्ति को ईश्वर से किस तरह जुड़ाव रखना चाहिए, कैसे पूजा प्रार्थना करनी चाहिए, तो व्यक्ति के पास उस स्थिति में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य से अपेक्षा रखने का विकल्प होना चाहिए। लेकिन जिस राज्य ने स्वयं इन संगठनों से हाथ मिला लिया हो, वह क्या सहायता करेगा? इसलिए राजनीति की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जरूरी है कि राज्य धार्मिक संगठनों की सहायता न करे। लेकिन इसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि राज्य जैसी ताकतवर संस्था धार्मिक संगठनों को यह न बताने लगे कि उन्हें अपना काम कैसे करना है। इससे भी धार्मिक स्वतंत्रता बाधित होती है। इसी कारण राज्य के लिए भी जरूरी है कि वह धार्मिक संगठनों को बाधा न पहुंचाए। राज्य को चाहिए कि वह न तो धर्म की मदद करे और न ही उसे बाधा पहुंचाए। इसके बदले राज्य के लिए धर्म से एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखना जरूरी है। ठीक इसी प्रकार राज्य को चाहिए कि नागरिकों को अधिकार प्रदान करते हुए वह धर्म को आधार न बनाए। पश्चिमी दुनिया में ईसाई धर्म कई शाखाओं में बंट गया। प्रत्येक शाखा का अपना चर्च था। इसी कारण ऐसा करना अनिवार्य हो गया। यदि राज्य की निष्ठा इनमें से किसी एक चर्च के साथ होती तो वह इस चर्च के सदस्यों को दूसरे के सदस्यों से ज़्यादा तरजीह देते। इस संभावित असमानता से बचने के लिए धर्म और राज्य के बीच गठजोड़ को तोड़ना आवश्यक था। माना गया कि राज्य को व्यक्ति और अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, उस व्यक्ति का धर्म कोई भी हो। भारत में स्थितियां अलग थीं और इन स्थितियों से उत्पन्न चुनौती से निपटने के लिए संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्षता की वैकल्पिक धारणा का विकास किया। संविधान निर्माता धर्मनिरपेक्षता के पश्चिमी मॉडल से दो रूपों में अलग हुए और उसके दो अलग अलग मुख्य कारण थे। हम विद्यार्थियों को चैप्टर नंबर 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन यहाँ तक ही उन्हें अवगत करा रहे हैं। इसके बाद जो शेष अंश है उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।